in class 9, we will start the chapter civics, chapter 1, democracy. What is democracy? Why democracy? Yesterday we have discussed about the features of democracy. Today we will again revise the same features and then we will move toward the new topics. So let's recall what we have discussed yesterday. Now what was the first features which we have get from this? Now the first one is major decisions by our elected leaders. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया जाता है शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. मीन्स if the person, those who are standing for the elections, he must be chosen by the people. When he was chosen by the people, then he has the power to take the decision on behalf of the peoples. But sometimes we see that in different countries this does not follow, and we will go through with an example. तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो आसपास के कुछ देश है जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जिसके लिए यहाँ पे हमें बताया गया है. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे मान लेते हैं हमारे पड़ोसी देश जो है, हमारा नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान. ठीक है, तो पाकिस्तान में जो हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो 1999 में इन्होंने मिलिट्री कूप किसे कहा जा रहा है? मिलिट्री कूप उसे कहते हैं जहाँ पे मिलिट्री जो सडनली अटैक करती है देश के ऊपर और उसके ऊपर अटैक करके, मतलब जो उसका लीडर था, जैसे यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ वॉज द लीडर, मिलिट्री का हेड था, वो जनरल था. तो इसी तरह से उसने उसको गाइड करके और मिलिट्री को पूरा मिला के अपने ही देश के ऊपर उसने अटैक करवाया. और जो इलेक्टेड लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, उसे ओवरथ्रोन करके उन्होंने अपने आप को, उस गवर्नमेंट को हटा के अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया. बाद में उन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव से उन्होंने अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट घोषित कर दिया उस देश का. तो मान लो कि यहाँ पे लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी इन्होंने इतना सब कुछ काम कर लिया. फिर जब देखो वहाँ पे जब उनको लगा कि लोग जो थे उनसे नाखुश थे, तो उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम कराया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम? रेफरेंडम का मीनिंग है यहाँ पर कि इलेक्शंस, एंड ओपन इलेक्शंस वेयर द पीपल हैव द राइट टू चूज़ द पर्सन आइदर से येस और नो. तो इसी तरह से इन्होंने रेफरेंडम करवाया देश के अंदर, और जहाँ पे जिससे उनको लगा कि उनको और 5 ईयर्स एक्सटेंशन मिल जाएगा, और लोगों ने इस तरह से उन्होंने करवाया. पाकिस्तान मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो थे, डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़, ये सभी ने कहा गया दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था यहाँ पर? रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, यहाँ पे कहा गया बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिस. तो यहाँ पे कहा गया जो भी था वो रेफरेंडम, वो मेल प्रैक्टिस किसे बोलते हैं हम लोग? मेल प्रैक्टिस मतलब यहाँ पे हो गया कि वो गलत तरीके से, मतलब कि उन्होंने सही से नहीं किया. इलेक्शन जो होना चाहिए था सही से होना चाहिए था, जहाँ पे लोग जो है अपनी मर्ज़ी से येस बोले, नो बोले, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ. वहाँ पे मेल प्रैक्टिस हुआ, फ्रॉड हुआ, मतलब चीटिंग हुआ, इलेक्शन के अंदर चीटिंग हुआ, और जिसके कारण परवेज़ मुशर्रफ जो है वो जीत गए, और जीतने के बाद जो है उन्हें 5 ईयर्स की एक्सटेंशन मिल गई. सो इन अगस्त 2002 में ही इशूड, तो उन्होंने क्या किया, जब वो जीत गए इलेक्शन तो उन्होंने एक नोटिस इशू किया, एक इलीगल इशू किया, लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने ऑर्डर किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. तो जिसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस, अमेंडमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट किसे बोलते हैं? आप लोग अमेंडमेंट पढ़ते हुए आ रहे हो, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ क्लास. अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? जब हम कोई चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, मतलब कोई नया चीज़ ऐड करते हैं या फिर पुराने इसको हटा के, तो इसी तरह जो कि चेंजेस करते हैं उसको अमेंडमेंट कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जो रूल्स बुक्स हैं हमारी, उसमें उन्होंने कुछ अलग छेड़छाड़ की. तो ये एक नाम के अकॉर्डिंग किया, लीगल फ्रेमवर्क के नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्डर निकाला और इसी तरह से कर दिया. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर से क्या हुआ कि जो था, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. तो इस ऑर्डर से इन्होंने, इसका मतलब ये हुआ, इस ऑर्डर में क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसमिस कर सकते हैं किसे? जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, मतलब पार्लियामेंट्स में जो भी लोग हैं चुने गए थे लोगों के थ्रू, उन सबको डिसमिस कर देंगे. और जो स्टेट असेंबली थी, जो स्टेट के अंदर जो असेंबली थी, जो पार्लियामेंट था, उन सभी को वो डिसमिस कर देंगे इनके. द वर्क ऑफ द सिविलियंस कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स थी, वो भी, उनके ऊपर कौन नज़र रख रहा था? वो पूरी के पूरे मिलिट्री ऑफिसर्स जो उनके ऊपर नज़र रख रहे थे. After passing this law, election was held to the national and provincial assembly. So Pakistan has had elections, elected representative had some power. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ,
वहाँ पे स्टेट लेवल पे हुआ, सेंट्रल लेवल पे हुआ। सो पाकिस्तान हैड एन इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव भी हुआ, पावर भी, बट द फाइनल जो था पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चुनाव तो हुई थी, चुनाव में जो लोगों को इलेक्शन में खड़े होने का राइट्स दिया गया था वो लोगों ने जीत तो लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा गया कि जो पावर था डिसीजन लेने का वो पावर किसके पास था, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास था या फिर परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो ये सोच लो कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन सिर्फ नाम का ही रह गया, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का रह गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स के पास कोई भी पावर नहीं था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देयर आर मेनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही हमें हमारा पहला जो है, हमें हमारा पहला क्या मिला, फीचर्स मिला। जो फीचर्स था यहाँ पर कि क्या दिया गया, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन पावर होगा वो किसकी होना चाहिए, किसके हाथ होना चाहिए, जो पावर्स जनता ने जिसे चूज़ किया है, जनता के द्वारा चुने जाने पर उन्हीं के पास होना चाहिए, ना कि कोई दूसरे इंसान के पास पावर हो और वो उसे रूल करे। तो इसी तरह से हमारा पहला फीचर्स मिला। अब यहाँ पे देख लो, एक पिक्चर देखने के बताया जा रहा है, यहाँ पे कार्टून्स है। आपको सिविक्स में यहाँ पे मोस्टली सब जगह कुछ ना कुछ कार्टून्स हिंट मिलेंगे जिसके थ्रू कुछ बताया जाएंगे। समटाइम्स इस कार्टून्स पे बेस होकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इस कार्टून्स के थ्रू क्या बताया जा रहा है, लैटिन अमेरिका में यहाँ पे जो है, डू यू थिंक इन इट्स अप्लाई टू पाकिस्तान सिचुएशंस एज वेल। ऑब्वियसली कि यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बोल रहा है कि देश में हमने इलेक्शन करवाया है, लेकिन इलेक्शंस किस बेस पे करवाया था, मिलिट्री के बेस पे। तो सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर्स जो हमारा है जिस पे बेस है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। अब हमारा आता है दूसरा वाला, जैसे कहा था कि अब इलेक्शन तो हो रहा है, जिसे हमने देखे परवेज यहाँ पे पाकिस्तान में कि यहाँ पे इलेक्शन जो था फ्री नहीं था, फेयर नहीं था, जहाँ पे उन्होंने मैल प्रैक्टिस की थी, चीटिंग की थी। अब यहाँ पे हम उसी पेज पे करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है चाइना का। चाइना में क्या हुआ कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस जो है एवरी 5 years हेल्ड होती है, और यहाँ पे जो चाइनीज़ पार्लियामेंट है उसका मोस्टली जो है किस नाम पे बोला गया, नेशनल पीपल कांग्रेस। यहाँ पे जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्लियामेंट वाज कॉल्ड एज द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उसके पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को, जो देश का जो प्रेसिडेंट होता है उसको अपॉइंट करे। और इसके पास, इस पार्टी के पास, इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है इसके पास लगभग कितनी सारे मेंबर्स है, 3000 मेंबर्स है ऑल ओवर चाइना। सम आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ आर्मी ऑल्सो। अब यहाँ पर जो है बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अब यहाँ पे जो भी चुनाव के लिए लोग खड़े होते हैं, जो चुनाव के लिए लोग यहाँ पे खड़े होते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है कि जब भी अगर वो खड़े होते हैं सबसे पहले उसको इस पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब पार्लियामेंट में जो पार्टी है, जो चाइनीज़ पीपल्स पार्टी से यहाँ पर जो यहाँ कौन सी पार्टी थी, द नेशनल पीपल कांग्रेस जो थी, ये जो पार्लियामेंट थी नेशनल पीपल, उसकी जो पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब अगर कोई बाहर वाला इंसान चाहेगा कि वो चुनाव लड़े कैंडिडेट, तो नीड द अप्रूवल। यहाँ पे क्या होता है, नीड अप्रूवल्स। किसकी अप्रूवल्स लेंगे वो, यहाँ पे अप्रूवल्स किसका लेंगे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हीं को ही मिलता है। और कहा गया इसके अलावा भी 8 अदर स्मॉल पार्टीज़ भी है जिसे उन्हें ये राइट्स दिया जाता है कि वो इलेक्शंस यहाँ पे वो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे 2002 और 3 में। और इसी तरह से गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है, और फॉर्म आया था कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब और कोई और पार्टी जो है वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही खड़ी होगी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के जो होते हैं अलायंसेस, उन्हीं को राइट्स मिलती है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो कि चुनाव में खड़े हैं, अब चुनाव में कौन खड़ा है, हम किसको वोट देने जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे देखेंगे एक ही इंसान खड़ा है और उसको हम वोट देने जाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है 1 2 3, वो कोई भी कैंडिडेट एक ही है, तो वोट उसी को मिलेगा, जीतेगा भी वही। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ही है और दूसरी पार्टी को कोई भी उनको राइट्स नहीं दी जाती, उसको पार्टी टिकट्स नहीं देते हैं। अगर उनको खड़ा होना है तो उनको आधा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनना पड़ेगा या फिर उनकी मेंबर्स बननी पड़ेगी।
तो उसी तरह से यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिल रही है, उनको चॉइस नहीं मिल रही है। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है उनको चॉइस नहीं मिल रही है। सेम एक ऐसे ही कंडीशन से यहाँ पे 1930 में देखा गया, मेक्सिको में इलेक्शन हुआ था, होल्ड इलेक्शंस एवरी 6 ईयर्स में। यहाँ पे हर 6 साल में इलेक्शंस किया जाता है और यहाँ पे इलेक्शंस में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं। और कंट्री हैड नेवर बीन, कहा गया इस कंट्री में कभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट अनटिल 2000 में एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय, लेकिन देखा क्या गया कि 2000 में जब भी देश में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, वो चुनाव कौन जीता? सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव जीता है PRI, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो मेक्सिको में 2000 के बाद देखा गया कि जब भी चुनाव हुआ उस चुनाव में PRI जीता। इसका मतलब यहाँ पर अपोजिशन पार्टी डी कंटेस्ट इलेक्शंस की, यहाँ पे दूसरी पार्टी को राइट्स हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर ये PRI क्यों जीतती है? बट नेवर मैनेज। यहाँ पे कहा गया कि ये पार्टी तो है लेकिन दूसरी पार्टी कभी जीतती नहीं है। क्यों नहीं जीतती है? क्योंकि PRI जो वो बहुत अलग अलग गलत तरीका अपनाती है, डर्टी ट्रिक्स अपनाती है जीतने के लिए, टू विन इलेक्शंस। ऑल दोज हु वी आर एम्प्लॉयड, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ऑफिसर्स है, ठीक है, पार्टी मेंबर्स है, टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल्स के, उन सभी को फोर्स किया जाता है, वे आर फोर्स टू वोट फॉर द PRI। इन सभी को बोला जाता है कि इनको वोट करना है, PRI को वोट करना है और किसी को वोट नहीं करना। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पार्टी, मीडिया भी पूरा का पूरा इग्नोर करती है अपोजिशन पार्टी को, और सिर्फ अगर कुछ भी दिखाना होता है तो वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए दिखाती है कि मीडिया क्या दिखाती है कि वो गलत कुछ कर रहा है, तब उसको दिखाती है। अदरवाइज़ पूरा का पूरा वो सपोर्ट किसको करती है? PRI को सपोर्ट करती है। अब यहाँ इसके अलावा भी अगर कभी कभी अगर सोच लो कि लोगों ने दूसरी पार्टी को जिताने की कोशिश की, तो लास्ट में पोलिंग बूथ जो होती है जहाँ पे वोट डालती है जिसके अंदर, वो पूरा का पूरा वो शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह लास्ट मिनट तक। मतलब ये पूरा का पूरा जो है करप्ट। तो यहाँ पे PRI है वो टोटली करप्टेड है। और इसी तरह से वो पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है किसके लिए? जीतने के लिए। बहुत सारा पैसा कैंपेनिंग में कैंडिडेट्स के ऊपर। तो यहाँ पर चॉइसेस हैं। आपने क्या देखा मेक्सिको में कि चॉइसेस हैं, यहाँ पे इसको चॉइसेस है मेक्सिको अंदर। लेकिन चाइना में क्या था? चाइना के अंदर हमने देखा यहाँ पे क्या नहीं था? चॉइस नहीं थी। मेक्सिको के अंदर क्या थी? चॉइस है, बट क्या नहीं है यहाँ पर? इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है। इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन जो हो रही है चाइना के अंदर, मेक्सिको के अंदर, वो फेयर नहीं है। चाइना के अंदर इलेक्शन जो हो रही थी इसमें क्या था? सीरियस चॉइस नहीं था कोई। मेक्सिको के अंदर क्या था? वहाँ पर चॉइसेस तो थी बट क्या नहीं था? यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्शन फेयर नहीं थी। तो इसी तरह से हमें हमारा सेकंड फीचर्स जो है वो हमें मिला। सेकंड फीचर्स क्या मिला हमें सेकंड फीचर्स मिला है कि इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी हमने फ्री का मतलब समझाया, जहाँ पे कोई दबाव ना हो किसी के ऊपर और आराम से हो। फेयर मतलब कोई चीटिंग ना हो। और कंट्री दोज हु आर करेंटली इन रूलिंग पावर, अब जो बंदा हमेशा जीतता है तो मतलब अगर वो हमेशा जीतेगा तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। तो अगर वो हारता है तो दोज हु इन करेंटली इन पावर मस्ट हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो उसको अगर हम हराएंगे और किसी नए को जिताएंगे तो मान लेंगे कि हमारा इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड फीचर्स ये मिला। अब हम थर्ड फीचर्स में जाएंगे। थर्ड फीचर से पहले एक बार ये कार्टून्स देख लेंगे। कार्टून्स में क्या बताया रहा है? दिस कार्टून वॉज टाइटल बिल्डिंग डेमोक्रेसी। लेकिन ये बिल्डिंग डेमोक्रेसी आपको देखना चाहिए कि किस पे है। ये जो बंडल्स दिख रही है, जो पोटली दिख रही है, किसकी पोटली है? यहाँ पर ये टोटली मनी बैग्स है। तो ये सिग्निफिकेंट किसके ऊपर कर रहा है? ये हम बोल सकते हैं किसके ऊपर एग्जाम्पल जाता फिट? PRI के ऊपर एग्जाम्पल फिट होती है। लैटिन अमेरिका पब्लिश किया गया था तो ये एग्जाम्पल टोटली PRI के ऊपर फिट होती है। फिर हम थर्ड में जाते हैं। थर्ड फीचर्स हमारा जाते हैं। थर्ड फीचर्स में क्या हो गया? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब यहाँ पे एक बंदा हो और वो वोट दे रहा हो
और उसकी वैल्यू एक ही काउंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हर देशों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखा जाए कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि इन 2015 में देखा गया, अनटिल 2015 मतलब 2015 तक इन सऊदी अरेबिया में वुमेंस डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वुमेंस के पास कोई राइट्स नहीं था। मतलब 2015 के बाद उनको राइट्स तो दिया गया, बिकॉज बहुत सारे रिवॉल्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था। इस तरह से रिवॉल्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने के बाद वुमेंस प्रोटेस्ट करने के बाद उनको राइट्स मिली। लेकिन 2015 से पहले तक उनके पास कोई राइट्स नहीं थी। मतलब मेन को राइट थी, वुमेंस को राइट नहीं थी। एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूलर in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। तो मतलब एस्टोनिया के अंदर अगर कोई रशियन पीपल्स रहते हैं तो माइनॉरिटीज़ किसको बोलते हैं? जो कमी में, मतलब आपके क्लास के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ है। अगर बॉयज़ ज़्यादा तो वो मेजोरिटी हो गई, गर्ल्स कम है तो वो हो जाती है माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे रशिया में, एस्टोनिया के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ कौन है? रशिया। तो रशियंस को यहाँ पे कहा गया कि इन्हें जो रूल्स जो मिल रही थी, वो राइट्स जो था, राइट टू वोट, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, उनका रूल्स अलग था। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ़िजी में भी वैसे ही है। कहा गया इलेक्ट्रल सिस्टम जो था वो अलग था। द वोटर ऑफ एन इंडिजीनियस फ़िजी, मतलब यहाँ पे इंडिजीनियस का मतलब हो गया जो उनके खुद के अपने फ़िजी है, जो बाहर वाले नहीं है, उनके खुद के अपने ही है, नेटिव पीपल्स। और लेकिन जो इंडियंस वहाँ पे बस गए थे, बहुत सारे इंडियंस जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद, उससे पहले जो गए और वहाँ पे बस गए, तो वो वहाँ के नागरिक है, लेकिन फिर भी उनको राइट्स नहीं है वोट देने का। मतलब वैल्यू जो है वहाँ पर, अगर राइट्स मिल गया उनको, लेकिन उनको वैल्यू जो है, अगर फ़िजी की 1 है तो उनका हाफ हो जाएगा। तो इसी तरह से वैल्यू जो है वो अलग अलग है। तो इसी तरह से हमें हमारा जो है थर्ड फीचर्स मिला है। और थर्ड फीचर्स क्या मिला है कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए, जहाँ पे हम बोलते हैं हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब कि सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर इक्वल राइट्स मिले। दैट गिव्स अस अ थर्ड। तो यहाँ पे हमें थर्ड में क्या बोला कि इन आवर डेमोक्रेसी ईच अडल्ट, ना यहाँ पे क्या बोल रहा है? डेमोक्रेसी ईच अडल्ट। तो अडल्ट किसे बोलते हैं हम? यहाँ 18 ईयर्स जो भी है उसके अब वो अडल्ट हो जाते हैं। मस्ट हैव 1 वोट, तो सभी को वोट मिले, 1 वोट मिले, और ईच वोट, और हर वोट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मतलब आइदर वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार हो, और सभी की वोट की काउंटिंग एक ही हो, बराबर। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर्स में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्टून्स है। एट लास्ट 1 मैन 1 वोट, यहाँ पे जिस तरह से, तो यहाँ पे किसके एग्जाम्पल्स है? मान लो अभी हमने पढ़ा, जैसे फ़िजी में नहीं था, सऊदीया में वुमेंस को नहीं था, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटीज़ को वोट्स देने के अधिकार नहीं है। आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वॉज द 1 मैन एंड द 1 वोट। तो ये मोस्टली जो है, ये कौन से देश के बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है इराक़ के बारे में लिखा हुआ है, सद्दाम हुसैन, जहाँ पे जब वो थे तो इस तरह से वो जो नॉन मतलब मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम्स के दो सेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने भी इस तरह से भेदभाव किया था। तो उस तरह से उनको बताया जा रहा है उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है जो है फीचर्स, वो है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो ये हमारा 4th फीचर्स आ रहा है, रूल्स ऑफ लॉ। बहुत ज़रूरी है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल्स बनना बहुत ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो स्कूल में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हुआ तो कोई भी लोग कभी भी आ सकते हैं, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मोस्टली तो जो नहीं करते उनको तो प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से हमें बहुत ज़रूरी है रूल्स को माने और राइट्स को, अपने जो राइट्स दिए गए उसको रिस्पेक्ट करें। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कौन से कंट्री की? जिम्बाब्वे जो है, कहा गया ही अटेन इंडिपेंडेंस, इसको आज़ादी मिली थी, जैसे हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, किससे? वाइट माइनॉरिटी, जैसे हमें भी मिली थी ब्रिटिशर्स से। तो यहाँ पर भी यूरोपियंस जो थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहा गया माइनॉरिटी, मतलब ये वाइट पीपल जो थे थोड़े थे, और जिम्बाब्वे के खुद के लोग ज़्यादा थे, लेकिन ये बाहर वाले जो थे वो थोड़े थे, और लेकिन थोड़े ही होके भी उनके ऊपर वो हुकूमत कर रहे थे। इन 1990,
तो इनको आज़ादी मिली थी 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय, तो उसके बाद से कंट्री जो रूल किसके थ्रू हो रही थी, ZANU-PF, ये जो थे पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल्स, ये पार्टी जो थी ZANU-PF, इस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल्स में बहुत ज़्यादा भाग लिया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था, स्ट्रगल किया था, और जिसके कारण इसी पार्टी जब ये स्ट्रगल जीत गए तो इस पार्टी को पावर आ गई और पार्टी जो है पावर में आ गई। तो इसका जो लीडर था कौन था, रॉबर्ट मैकेबी, तो रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब आज़ादी हुई तो लोगों ने इसी को ही बना दिया, उसका लीडर बना दिया जो लीडर था, और इसी तरह से ये वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। इलेक्शंस वे हेल्ड रेगुलरली, हर साल जिस तरह से एवरी 5 ईयर्स हमारे यहाँ पे इलेक्शन होती है, तो यहाँ पर भी इलेक्शंस जो है रेगुलर होती थी, एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन तो हमेशा होती, रेगुलर होती थी, और हमेशा क्या देखा गया कि जीतने वाला कौन था, जीतने वाला ZANU-PF ही था, और इसका जो प्रेसिडेंट था मैकेबी वॉज पॉपुलर। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे टाइम पे जो लीडर्स ने जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो बहुत पॉपुलर भी थे। तो इसी तरह से जब ये फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, तो ये बहुत पॉपुलर थे, तो इन लोगों को लगा ये बहुत पॉपुलर है, इतना मेहनत किया, इसने स्ट्रगल किया, तो इसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन अब जब इसके मन में लालच आ गया कि मैं ही प्रेसिडेंट बनूं, अब मैं ही रहूं और कोई और इस पोस्ट में ना आए, इस चेयर पे नहीं बैठे, तो इन्होंने क्या किया, बट ऑल्सो यूज़ अनफेयर प्रैक्टिस। तो इन्होंने जीतने के लिए गलत तरीका अपनाना शुरू कर दिया, गलत तरीका, अनफेयर मैनर्स। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable। और इसी तरह से सालों साल जब भी इलेक्शन हुआ ये जीते गया, और हर वक्त इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करते गए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते गए। तो यहाँ पे देख लो कॉन्स्टिट्यूशंस में वो चेंजेस, तो अभी हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस में अमेंडमेंट करते गए, चेंजेस किया, गवर्नमेंट ने चेंज किया, इतना सारा चेंज करने के बाद ताकि क्या हो सके, ताकि जो है प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल होता रहे और साथ साथ वो लेस अकाउंटेबल। यहाँ पे लेस अकाउंटेबल का मतलब हो गया कि वो जवाबदाही जो होता है, जैसे हमारे जो मंत्री होते हैं उसको जवाब देना पड़ता है, जनता जो भी चाहे उनसे पूछ सकती है, तो दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, मीन्स वो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को लेस अकाउंटेबल बना दिया, मतलब जनता को वो जवाब नहीं देंगे, इस तरह से रूल्स बना दी गई। अपोजिशन पार्टी वर्क वेयर हार्श हैरेस एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बेड। जब भी अपोजिशन पार्टी कोई मीटिंग करती थी, उनको परेशान करते थे, उनकी मीटिंग को तोड़ फोड़ दंगा करवा के भंग करवाना, इस तरह से अगेंस्ट, ताकि जो है ये पार्टी कभी जीत ना पाए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड वर डिक्लेयर इलीगल। और इस तरह से जब भी उनके खिलाफ जाते थे तो उस पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया जाता था। देयर वाज आल्सो अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट्स टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। बाद में इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने कुछ रूल्स ऐसे बना दिए, रूल्स बना दिया, राइट्स लिख दिया गया कि जो भी प्रेसिडेंट्स को क्रिटिसाइज़ करेगा, उसके बारे में चर्चा करेगा, निंदा करेगा, वो सभी को वो पनिश कर देंगे, उनको जेल में डाल देंगे। इवन टेलीविज़न रेडियो कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट, गेव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन्स। तो यहाँ पे मीडिया, अगर गवर्नमेंट जो भी है और सिर्फ अच्छी पोर्शन ही बताया गवर्नमेंट के बारे में, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही देखना पड़ता है, सही और गलत। तो मीडिया भी जो थी उनके साथ ही थी, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल वो खुद ही कर रहा था। देयर वॉज इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैज दोज जर्नलिस्ट हु वे अगेंस्ट। कहा गया कि वहाँ पे गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी थे, न्यूज़पेपर भी थी, लेकिन जो भी उसके खिलाफ जाता उसको वो क्या करते, परेशान करते, जेल में डाल देते। तो गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज, ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि इस तरह से जो भी उनके खिलाफ जाते तो उनको वो परेशान करते। इवन अगर जजमेंट में कभी भी इनके खिलाफ कुछ गया तो जज को भी फोर्स किया जाता था कि वो जजमेंट को चेंज कर दिया जाए। एंड इसके साथ साथ ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। और इसके कारण यहाँ पर जो था 2017 में प्रेसिडेंट को निकाल दिया गया। तो इसी तरह से हमने क्या देखा, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे हमें क्या बताता है कि शोज़ दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट।
कि बहुत अच्छी बात है, पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, पॉपुलर लोग जिसको बहुत जानते हैं, जो बहुत फेमस है, वो अगर रूलिंग पार्टी में आ जाता, रूल करता तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ पॉपुलर होना ही सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि अगर वो फिर अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करे, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। तो इसी तरह से अगर उसने, हमने क्या देखा कि यहाँ पे वो पॉपुलर था, लेकिन उसने उसको लालच आने के कारण उन्होंने पावर जो थी, जो भी रूल्स थे, सारा रूल्स चेंज कर दिया देश का और सब कुछ अपने फेवर में कर दिया। तो पॉपुलर लीडर्स फिर क्या देखा हम कि वो कैन बी ऑटोक्रेटिक, मतलब वो डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेटिक में अकेला हुकूमत करना चाहता है, अपनी ही मनमानी करना चाहता है और वही रूल करना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activities, including political opposition in the period before elections. This requires that the state should respect some basic rights of the citizens. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eye of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या बताया जा रहा है कि पॉपुलर जो होते हैं, जो पॉपुलर हैं, ज़रूरी नहीं पॉपुलैरिटी, तो हमने देखा वो क्या हो सकते हैं, ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि वो, अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन कैसा है, बहुत ज़रूरी है। और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होने के बाद ये नहीं कि इलेक्शन हो गया छोड़ दो, नहीं, इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर, इलेक्शन से पहले और उसके बाद इलेक्शन कैसा हुआ, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी है, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी को राइट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जनता को राइट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जनता के पास राइट्स है या नहीं है, सिटीजन्स के पास राइट्स है क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ओपिनियंस फ्री है, हम सोच सकते हैं, अपने विचारों को पब्लिक में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगले हमने अपने विचार डाला और हमें गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ भी पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं, सभी कानून के बराबर, सभी लोग बराबर हो कानून के आइज़ ऑफ लॉ के अंदर। सभी को, अगर कोई भी बदमाशी करता है, आगे वो पॉलिटिशियन हो या फिर पीपल, नॉर्मल पीपल हो, दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉमन पीपल को मिलना चाहिए। तो दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंस जुडिशरी, मीन्स इंडिपेंडेंस जो है। तो यहाँ पर देख लो एक एग्जांपल यहाँ पे वापस दे रहा है कि मिलिट्री पावर्स है इस तरह से, और वो दिखाना चाहता है कि देखो ये डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमें डरा के धमका के दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो इसी तरह से हमें हमारा लास्ट जो है फीचर्स क्या मिला, हमारा लास्ट फीचर्स मिला यहाँ पर कि इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो इसी तरह से हमें कि गवर्नमेंट जो है रूल्स कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिट में रह के काम करे, अपने लिमिट के अंदर ही काम करे, राइट्स दिए, जनता को भी राइट्स मिले, जनता के राइट्स ना छीने। इसी तरह से हमारा ये फोर्थ फंडामेंटल्स, हमारा फोर्थ फीचर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से जहाँ पे हमारा समरी, अगर हम समरी देखते हैं तो यहाँ पे हमें कंप्लीट हो जाती है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। विद दिस वी हैव टू इंक्लूड द फोर फीचर्स विच वी हैव डिस्कस राइट नाउ। जैसे रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर opportunities to the people to change the current ruler. These choice and opportunities is available to all the people on an equal basis. And the last, the exercise of this choice lead to a government limited by basic rules of the constitutions and citizen rights. तो इसी तरह से ये 4 फीचर्स जो हमने पढ़ा उसकी समरी है। ठीक है, फिर हम लोग कल जो है न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।